मैं डॉक्टर अंतर्यामी कौशिक, वनस्पति विज्ञान विभाग, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। हम बीएससी भाग तृतीय के फर्स्ट पेपर पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की पहली यूनिट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अभी तक हमने इकोलॉजी की परिभाषा, इकोलॉजी के सिद्धांत, कॉन्सेप्ट्स, इकोलॉजी की ब्रांचेस, स्कोप ऑफ इकोलॉजी तथा इकोलॉजी के महत्व के बारे में बात की। आज हम बात कर रहे हैं पर्यावरण के बारे में। एनवायरनमेंट या पर्यावरण की संकल्पना, पर्यावरण के घटक तथा उनका जीवन से संबंध। पर्यावरण से अर्थ तात्पर्य सराउंडिंग्स या परिवेश का है। पर्यावरण किसी भी जीव जंतु के आसपास पाए जाने वाली वे सभी कंडीशंस, वे सभी स्थितियां जो उसे प्रभावित करती हैं या उन स्थितियों को वह जीव प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। जैसे किसी जीव के चारों ओर पाई जाने वाली प्रकाश, वायु, जल, मृदा, जीव जंतु इत्यादि इत्यादि, ये सब कंडीशन, सब घटक उस जीव के लिए पर्यावरण का निर्माण करते हैं। पर्यावरण को भौतिक परिस्थितियों और जैविक परिस्थितियों, भौतिक परिस्थितियाँ जैसे प्रकाश, जल, मृदा, लाइट, वाटर, सॉयल, एयर तथा जीवित परिस्थितियाँ, लिविंग कंडीशंस जैसे पादप, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले जंतु, जीव, एनिमल्स इत्यादि का एक सम्मिश्रण है। ये सब चीज़ें जो उस जीव को, जीवन क्रिया को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का निर्माण बायोस्फीयर, जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, हमें हमारे सिलेबस में हैं ये सब चीज़ें। जीवमंडल, बायोस्फीयर, जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर तथा वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में विभेदित किया जा सकता है। सबसे पहले पर्यावरण की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, क्लीमेंट एंड शेल्फोर्ड नामक वैज्ञानिक ने 1939 में डिफाइन की, परिभाषित की। उनके अनुसार किसी जीव के चारों ओर पाई जाने वाली भौतिक तथा रासायनिक परिस्थितियाँ तथा जैविक परिस्थितियाँ जो उस जीव को प्रभावित कर रही हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। यह परिस्थितियाँ समय और टाइम के साथ, समय और काल के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यह स्थितियाँ निश्चित नहीं हैं। अतः पर्यावरण जो है, किसी भी जीव का समय समय पर, समय के अनुसार परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तित होता रहता है और उन परिवर्तित परिस्थितियों में वह जीव अपने आप को अनुकूलित करता है जीवित रहने के लिए। तो यह पर्यावरण का कंसेप्ट था, पर्यावरण की संकल्पना थी। अगली बात करेंगे हम पर्यावरण के घटक के बारे में। पर्यावरण में मुख्यतः दो घटक पाए जाते हैं। दो प्रकार से उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, जिन्हें हम बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक तथा एबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट, अजैविक, नॉन लिविंग या फिजिकल कंपोनेंट या भौतिक घटक कह सकते हैं। ऊस्टिंग नामक वैज्ञानिक ने 1948 में बताया कि पर्यावरण के घटक एक जटिल संरचना है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जिसमें पदार्थ, मटेरियल जैसे सॉयल एंड वाटर, मृदा व पानी, कंडीशंस जैसे परिस्थितियाँ जैसे तापमान व प्रकाश, फोर्सेस बल जैसे हवा व गुरुत्व बल, लिविंग बीइंग्स
जीव जंतु जैसे पादप व जंतु तथा टाइम समय, यह सब मिलकर के पर्यावरण के घटक का निर्माण करते हैं। फिर भी पर्यावरण के घटकों को मुख्यतया दो भागों में विभेदित किया जा सकता है। नंबर 1, जैविक या बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स या जैविक घटकों का निर्माण उस जीव या उस कंडीशन में पाए जाने वाले सभी ग्रीन प्लांट्स हैं। ग्रीन प्लांट्स का अर्थ है वे पादप जो स्वयं पोषी हैं, वे जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। नंबर 2, पर्णहरित रहित पादप। वे पादप जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर रहे वरन भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, इन्हें हम हेटेरोट्रॉप्स भी कहते हैं, विषमपोषी भी कहते हैं। तीसरा घटक आएगा सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उस जीव को प्रभावित कर रहे हैं, जिनमें बैक्टीरियाज, वायरसेस इत्यादि इत्यादि। नंबर 4, प्राणी, एनिमल्स। हालांकि मानव भी एक एनिमल है, परंतु मानव को हम विकसित जीव मानते हैं, इसलिए मानव की कैटेगरी या मैन की कैटेगरी हमने अलग रखी है। प्राणी, वे प्राणी जो हर्बीवोरस हैं, कार्निवोरस हैं, वे सब मिल करके एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जैविक घटकों को हम 5 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। दूसरे आते हैं हमारे पास में अजैविक या भौतिक घटक, फिजिकल कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इन्हें हम निम्न 8 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। नंबर 1, जल, वाटर। नंबर 2, मृदा या सॉयल। नंबर 3, वायु या एयर। नंबर 4, टोपोग्राफी, किस प्रकार के स्थल पर वह जीव उपस्थित है। नंबर 4, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, क्योंकि यह एक बड़ा सोर्स है ऊर्जा का, सोलर एनर्जी। नंबर 6, तापक्रम, टेम्परेचर। नंबर 7, गुरुत्व। और नंबर 8, अग्नि। इस प्रकार से फिजिकल कंपोनेंट्स को हम 8 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं। पर्यावरण इन सभी घटकों के द्वारा समय समय पर अलग अलग प्रकार से प्रभावित होता है। हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं, किसी एक दिन में प्रातःकाल से लेकर शाम तक जब समय परिवर्तित होता है, सूर्य की ऊर्जा, सोलर एनर्जी परिवर्तित होती है। यह हमें पता है, रात्रि में ऊर्जा नगण्य, सोलर एनर्जी, मॉर्निंग में कम, सुबह कम, दोपहर में अत्यधिक सबसे ज़्यादा और शाम को फिर कम। तो इसी प्रकार से वार्षिक चक्र से हम समझ सकते हैं। वार्षिक चक्र में जैसे गर्मियों का सीज़न है, सर्दियों का सीज़न है, वर्षा ऋतु है, इस प्रकार से समय के अनुसार भी ये जैविक भौतिक घटक दोनों प्रभावित होते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारे पास में होलोसिनोटिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण का समग्रतात्मक दृष्टिकोण। पर्यावरण है क्या और किस प्रकार से एक दूसरे को प्रभावित कर रहा है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार, इस संकल्पना के अनुसार जो कि फ्रेडरिक के द्वारा 1927 में दी गई, इसे होलिस्टिक अप्रोच ऑफ एनवायरनमेंट या समाकलित दृष्टिकोण भी कहते हैं। इसमें, इस दृष्टिकोण में या इस कॉन्सेप्ट में पर्यावरण के सभी घटकों का समग्र प्रभाव, ओवरऑल इफेक्ट ऑफ ऑल फैक्टर्स, उसको हम स्टडी करते हैं। हमने जैसे देखा पीछे, पर्यावरण भौतिक व जैविक कारकों से बना हुआ होता है और ये सभी कारक एक दूसरे से अलग अलग होते हुए भी एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। जैविक कंडीशंस जो लिविंग कंडीशंस हैं उनमें एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस प्रकार से एक दूसरे के साथ रहते हैं कि न तो इन्हें अलग किया जा सकता है और न ही एक दूसरे के बिना रहा जा सकता है। अर्थात एक घटक दूसरे घटक को प्रभावित करता है और जो प्रभाव है वह उसके साथ जुड़ा रहता है। इस प्रकार की जो आपसी घटना है इसे हम समग्रतात्मक दृष्टिकोण कहते हैं। होलिस्टिक अप्रोच या समाकलित दृष्टिकोण कहते हैं। यहाँ पर सभी घटक एक दूसरे के साथ संयोजित रूप से, कॉन्जुगेशन रूप में कार्य करते हैं और प्रभावित करते हैं।
इसे सीधा सीधा इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पर्यावरण बहुत सी घटनाओं का, बहुत सी घटकों का आपस में एक दूसरे के साथ क्रिया का रूप है। अर्थात सभी फैक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन से जो उत्पन्न करते हैं उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का प्रभाव हम विभिन्न सिद्धांतों के द्वारा जीवों पर किस प्रकार पड़ता है उसे समझा सकते हैं। समय समय पर विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा विभिन्न सिद्धांत दिए, जिस सिद्धांतों में ये बताया गया कि किस प्रकार से पर्यावरण जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास में लिबिंग का न्यूनतम का नियम, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये लिबिंग नामक वैज्ञानिक ने 1948 में दिया। इस सिद्धांत मिनिमम लॉ ऑफ मिनिमम सिद्धांत के अनुसार किसी भी जीव पर वह कारक जो सबसे कम मात्रा में उपस्थित है वह सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं, पौधों में वृद्धि को उनको प्राप्त खनिजों में सबसे कम मात्रा में उपस्थित खनिज प्रभावित करता है। आप इस तरह से समझ लें कि यह एक जंजीर के रूप में है जीवन, जिसमें प्रत्येक कड़ी एक घटक के रूप में कार्य करती है। उस जंजीर की मजबूती किस पर निर्भर करती है? उस जंजीर की मजबूती निर्भर करती है कि जहाँ कोई एक कड़ी सबसे कमज़ोर है, यदि वह कड़ी टूट जाएगी तो सभी जो कड़ियाँ हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाएगी या जंजीर टूट जाएगी। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पौधे को वृद्धि के लिए यदि आवश्यक तत्वों में से कोई एक तत्व कम हो तो उस पौधे की वृद्धि उस तत्व की मात्रा पर निर्भर करेगी। इसे लिबिंग का न्यूनतम का नियम, लिबिंग्स लॉ ऑफ मिनिमम कहते हैं। इसके पश्चात आता है हमारे पास सीमाकारी कारकों का नियम, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। इसे ब्लैकमैन ने 1905 में दिया। इसे ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स भी कहा जाता है। यह सिद्धांत लिबिंग के सिद्धांत के जैसा ही है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवन की क्रिया को किसी सीमा में मिलने वाले कारक द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात अभिक्रिया की दर तब तक नहीं बढ़ाई जा सकती जब तक सीमा कारक की मात्रा न बढ़ा दी जाए। कोई भी रिएक्शन तब तक तेज़ नहीं हो सकती जब तक उसको लिमिट करने वाले फैक्टर की मात्रा न बढ़ा दी जाए। इस सिद्धांत को हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। इसके पश्चात आता है तीसरा, सहनशीलता की सीमा का नियम, लॉ ऑफ रेंज ऑफ टॉलरेंस। शेल्फोर्ड के द्वारा 1913 में यह सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत को शेल्फोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस भी कहते हैं, या इस सिद्धांत को इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड का नियम भी कहते हैं, पारिस्थितिकीय आयाम का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी फैक्टर, कोई भी कारक अत्यधिक व अति न्यून मात्रा की स्थिति में जीवों की वृद्धि व जनन क्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि पादप की वृद्धि, प्लांट की ग्रोथ हम देखते हैं अत्यधिक तापमान में कम हो जाती है। जब हमारे यहाँ तापमान 45 डिग्री से ऊपर हो जाता है तब पादप की ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ है जो कम हो जाती है, या हमारे यहाँ तापमान जब 4 डिग्री से 3 डिग्री से कम हो जाता है तब पादप की ग्रोथ कम हो जाती है। तो तापमान एक कारक हो गया और पादप की ग्रोथ उसके अत्यधिक व न्यूनतम लिमिट पर नियंत्रित होती है। इन लिमिट्स को हम 3 प्रकारों में विभेदित कर सकते हैं, अत्यधिक, अधिकतम सीमा, न्यूनतम सीमा या उपयुक्त सीमा, मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और ऑप्टिमम लिमिट। यह लिमिट सभी कारकों पर समान रूप से प्रभावी होती है। यदि
उस जीव को मैक्सिमम लिमिट में रख दिया जाता है तो उसकी जनन क्रिया या वृद्धि प्रभावित होती है, या उस जीव को मिनिमम लिमिट में रख दिया जाता है, फॉर एग्जांपल 4 डिग्री या 3 डिग्री से कम, तो उसकी जनन क्रिया और जीवन प्रभावित होता है। लेकिन ऑप्टिमम लिमिट में 5 डिग्री से 30 डिग्री 40 डिग्री के मध्य वह अधिकतम वृद्धि या जनन प्रदर्शित करता है। तो जीवन को किसी भी कारक की 3 लिमिट्स के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। मैक्सिमम व मिनिमम लिमिट के द्वारा उसे रोका जा सकता है और ऑप्टिमम लिमिट में उसे बढ़ाया जा सकता है। इसे सहनशीलता की सीमा का नियम या लॉ ऑफ टॉलरेंस, शेफोर्ड्स लॉ ऑफ टॉलरेंस या पारिस्थितिकीय आयाम का नियम कहते हैं। इसके पश्चात थर्मोडायनेमिक, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो जीवन को प्रभावित करता है वह आते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिन्हें ऊर्जा के प्रवाह का नियम कहा जाता है। हमें पता है पारिस्थितिकी तंत्र में, पर्यावरण में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्थान है। सोलर एनर्जी हमारे पास में एक बहुत बड़ा सोर्स है, स्रोत है, जिसके द्वारा ऊर्जा जो है वो नियंत्रित होती है या उसके द्वारा जीवन चलता है। किसी भी इकाई में, किसी भी तंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में अगर ऊर्जा का प्रवाह सही है तो वह इकोसिस्टम सस्टेन कर जाता है, सर्वाइव कर जाता है, जीवित रह जाता है। लेकिन यदि ऊर्जा का प्रवाह कम या आवश्यकता से अधिक है तो वह इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी इकाई में पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, उस ऊर्जा का कितना भाग रासायनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जा रहा है, प्लांट उस ऊर्जा का कितना उपयोग कर पा रहा है, यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और तीसरा, उस प्लांट के द्वारा बनाई गई, उस प्रोड्यूसर के द्वारा, उत्पादक के द्वारा बनाई गई ऊर्जा किस दिशा में कितनी प्रवाहित हो रही है। ये 3 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं या ऊर्जा के द्वारा किसी इकोसिस्टम को नियंत्रित करते हैं। हमें पता होना चाहिए सूर्य जो है मुख्य सोर्स है प्रकाश का। उस सूर्य की लगभग 34% ऊर्जा जो है वो बादल और धूल के कण जो एनवायरनमेंट या वातावरण में उपस्थित है उनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। 9% भाग वायुमंडल में उपस्थित गैसों और जलवाष्प तथा ओजोन के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस प्रकार शेष 47%, 47% प्रकाश ही पृथ्वी तक पहुंचता है। इस 47% प्रकाश में सिर्फ 1 से 5% प्रकाश ही पादप के द्वारा, प्लांट्स के द्वारा रासायनिक ऊर्जा के निर्माण में काम में लिया जाता है। शेष 42 से 46% ऊर्जा हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में धरातल के द्वारा, वनस्पति के द्वारा, जल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है या विकिरण के द्वारा स्थानांतरित कर दी जाती है। कहने का मतलब पूरी ऊर्जा जो सूर्य से निकली है, पृथ्वी पर आ रही है, उसमें से 1 से 5% ऊर्जा ही पौधों तक पहुंचती है रासायनिक ऊर्जा के निर्माण के लिए। अब जो ये प्रकाश पहुंचा है इसमें से भी कुछ प्रकाश जो है अल्ट्रावायलेट लाइट का प्रकार का होता है, कुछ इंफ्रारेड प्रकार का होता है जो कि पादपों के द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता। इसलिए ऊर्जा जो प्रकाश के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर आ रही है वह निम्न 2 सिद्धांतों के द्वारा गवर्न की जाती है, नियंत्रित की जाती है। पहला ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है, जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार पृथ्वी पर पाई आने वाली ऊर्जा या किसी भी ऊर्जा के बारे में यह नियम लागू है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न उसे नष्ट किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी फॉर्म और कैन नॉट बी डीजनरेटेड। इसे सिर्फ
एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। 1 से 5% ऊर्जा जो पादप के द्वारा अवशोषित की गई है, जिसे केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया गया है, वह ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही उत्पन्न की जा सकती है। उसे हमने चेंज करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया है। इसे ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। दूसरा नियम है जिसे लॉ ऑफ एंट्रोपी कहते हैं, ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है तो उसमें से कुछ भाग ऊर्जा का लॉस हो जाता है, ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, क्षय हो जाता है। यह क्षय हुई ऊर्जा ऊष्मा के रूप में, गर्मी के रूप में, टेम्परेचर के रूप में वायुमंडल में चली जाती है। यानी कि यदि हम पादप के द्वारा जो रसायन रूप में ऊर्जा निर्मित हुई है उसे एक स्तर से दूसरे स्तर पर स्थानांतरित करेंगे तो ऐसा माना जाता है लगभग 10% भाग उसका क्षय हो जाता है, ह्रास हो जाता है। सिर्फ 90% रूप भाग ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित होता है। इसे 10% का नियम या स्लोबोडकिन नियम कहते हैं, रूल ऑफ इकोलॉजिकल टेंथे भी कहते हैं।